तो चलिए आज बात करते हैं एक साम्राज्य के ब्लूप्रिंट की। ये कहानी है कि कैसे एक 13 साल के लड़के ने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर इतिहास के सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक को डिजाइन किया। ये कहानी है अकबर की। सोचिए, सिर्फ 13 साल, बस इतनी सी उम्र थी अकबर की जब 1556 में उन्हें एक सिंहासन मिला, जो सच कहें तो बस नाम का ही था। तो सवाल ये था, या यूं कहें कि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस बिखरती हुई विरासत को एक ऐसे मजबूत साम्राज्य में कैसे बदला जाए जो सदियों तक कायम रहे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि अकबर को विरासत में आखिर मिला क्या था। ये कोई जमा जमाया साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट था। उनके पिता हुमायूं एक तरह से एक चेतावनी की तरह थे, एक ऐसे शासक जिन्होंने लड़ाइयां तो जीतीं पर कभी एक मजबूत राज खड़ा नहीं कर पाए। अकबर का पूरा शासनकाल इसी एक नाकामी का जवाब होने वाला था। मतलब जिस पल उन्हें ताज पहनाया गया, अकबर चारों तरफ से ऐसे खतरों से घिर गए थे जो उनके शासन को, सच तो यह है कि शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते थे। अब देखिए, अकबर की उम्र ही क्या थी, वो अकेले तो राज कर नहीं सकते थे। असली पावर तो उनके संरक्षक बैरम खां के हाथों में थी। तो बाहरी दुश्मनों से लड़ने से पहले अकबर की पहली लड़ाई अपने ही दरबार में थी, अपने ही सिंहासन पर पूरा कब्जा करने के लिए। ये टाइमलाइन दिखाती है कि अकबर ने कितनी तेजी से ये बदलाव किया। वो कुछ ही सालों में एक नाम के बादशाह से अपने साम्राज्य के असली मालिक बन गए। और इस सफर में सियासी दांव-पेच भी थे और जरूरत पड़ने पर सख्त एक्शन भी। और यहीं से अकबर की उस खास सोच की झलक मिलनी शुरू हो जाती है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। देखिए, जहां बैरम खान हारे हुए दुश्मनों को खत्म कर देने में यकीन रखते थे, वहीं अकबर उन्हें अपनी आने वाली प्रजा के तौर पर देख रहे थे। यह सिर्फ रहम की बात नहीं थी, यह साम्राज्य बनाने की एक बिल्कुल नई रणनीति थी। तो ठीक है, अब पावर तो अकबर के हाथ में आ गई थी, लेकिन अब सामने थीं दो सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी मुश्किलें। पहली, अपने अमीरों और सरदारों को काबू में कैसे रखा जाए, और दूसरी, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। और इन दोनों मुश्किलों के लिए अकबर के जो जवाब थे वो रिवॉल्यूशनरी थे। ये सवाल बहुत ही जरूरी था। अगर आपके अमीर और सेनापति ही आपके काबू में नहीं हैं, तो वो कभी भी साम्राज्य को तोड़ सकते हैं। अकबर का जवाब था एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर कोई ऑर्गेनाइज्ड हो। तो इस मुश्किल का हल क्या निकाला अकबर ने? जवाब था मनसबदारी सिस्टम। और सच कहूं तो ये अकबर की प्रशासनिक सूझबूझ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस एक सिस्टम ने ताकतवर, आजाद घूमने वाले सरदारों को एक डिसिप्लिन्ड, वफादार ब्यूरोक्रेसी में बदल दिया। अब इस सिस्टम की असली खूबसूरती ये थी कि इसने सब कुछ एक दूसरे से जोड़ दिया था। आपका जात रैंक ये तय करता था कि दरबार में आपकी हैसियत क्या है, आपका रुतबा क्या है, और सवार रैंक से ये तय होता था कि आपको कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। और इन्हीं दोनों रैंक्स के आधार पर आपको या तो तनख्वाह कैश में मिलती थी या फिर जमीन, जिसे जागीर कहते थे। मतलब हर सरदार की ताकत, उसकी वफादारी, सब कुछ सीधा बादशाह से जुड़ गया था। अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, पैसा। पहले के सुल्तान क्या करते थे? वो इतने भारी और अजीब अजीब टैक्स लगाते थे कि अक्सर उनकी अपनी ही सल्तनत बर्बाद हो जाती थी। अकबर को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो किसानों के लिए भी ठीक हो और सल्तनत के लिए भी भरोसेमंद हो। और इस सवाल का जवाब था दहसाला सिस्टम। ये अकबर की जमीनी समझ का सबूत है। सिस्टम बड़ा सिंपल था। पिछले 10 सालों की औसत पैदावार निकाली गई और उसी के आधार पर टैक्स तय कर दिया गया। इसका फायदा क्या हुआ? अच्छी फसल हो या बुरी, टैक्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता था। किसानों को पहली बार एक तरह की सिक्योरिटी मिली। उन्हें पता था कि कितना टैक्स देना है, और सल्तनत को भी एक स्टेडी इनकम की गारंटी मिल गई। तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सेट हो गया, पैसा आने का सिस्टम बन गया। अब अकबर ने उस सबसे पेचीदा सवाल पर ध्यान दिया कि एक मुस्लिम शासक होते हुए एक ऐसे साम्राज्य पर कैसे राज किया जाए जिसकी ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिम हो। अकबर का ये जो नजरिया था, ये रातों रात नहीं बदला। ये एक पूरा सफर था। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म किया। फिर उन्होंने इबादत खाना बनवाया, एक ऐसी जगह जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन सभी धर्मों के विद्वान आकर बहस करते थे। और आखिर में उन्होंने एक साझा आध्यात्मिक रास्ता बनाने की भी कोशिश की। ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं थी, ये उससे कहीं आगे की बात थी।
तो सबसे जरूरी बात यह है, ये जो सुलह कुल का सिद्धांत था, यानी सबके साथ शांति, ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। ये वो गोंद था जिससे अकबर अपने इतने विविध, इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़कर रखना चाहते थे। तो आखिर में ये सब मिलकर क्या बनता है? अकबर की ये नीतियां अलग अलग टुकड़ों में नहीं थीं, बल्कि एक बड़े ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा थीं, और इसी डिजाइन ने उन्हें अकबर द ग्रेट यानी अकबर महान बनाया। तो ये हैं अकबर के साम्राज्य के वो 3 मजबूत स्तंभ। पहला, मनसबदारी सिस्टम से एक वफादार और ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। दूसरा, दहसाला सिस्टम से एक स्टेबल इकोनॉमी और भरोसेमंद टैक्स सिस्टम। और तीसरा, सुलह कुल की नीति से एक सामाजिक सद्भाव। इन्हीं 3 पिलर्स ने एक कमजोर सल्तनत को एक ऐसे ताकतवर और खुशहाल साम्राज्य में बदल दिया जो आने वाली कई पीढ़ियों तक चला। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या अकबर वाकई एक दूरदर्शी शासक थे जो एक नए किस्म का समाज बनाना चाहते थे, या फिर वो एक ब्रिलियंट प्रैग्मैटिस्ट थे, एक ऐसे चतुर रणनीतिकार जो बस ये जानते थे कि एक मजबूत साम्राज्य बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा? इतिहासकार इस पर आज भी बहस करते हैं, लेकिन एक बात पर कोई बहस नहीं है, वो ये कि अकबर ने एक साम्राज्य को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि उसे अपने हाथों से बनाया था, उसे डिजाइन किया था।